जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा ये लगातार 38वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में। दोस्तों याद रखिए, जब हम मध्य प्रदेश के उद्योगों को पढ़ते हैं तो उन उद्योगों को पढ़ने से पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों पर भी प्रकाश डालना होता है। क्यों? क्योंकि जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल आपको खनिज संसाधनों से मिलता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पहले की बात करें या मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप में आने के पहले की बात करें, अर्थात 1 नवंबर सन 2000 को जब मध्य प्रदेश से 26वें राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद खनिज संसाधनों की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा खनिजों का जो क्षेत्र है वो चला गया है और मध्य प्रदेश के खनिज के क्षेत्र के इस बंटवारे के कारण आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा झटका भी लगा था। लेकिन हम जब वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो ये प्रदेश भी अभी भी खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत संपन्न है, जिन खनिजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है। दोस्तों तो ध्यान रखेंगे, टंगस्टन होशंगाबाद क्षेत्र में नवीनतम नाम नर्मदापुरम क्षेत्र में आपको मिलता है। क्लियर? टंगस्टन जो है दोस्तों, उसको आप बुल्फ्राम के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा, इसको किस रूप में जानते हैं आप? तो याद रखेंगे बुल्फ्राम के तौर पर आप इसको जानते हैं। और ये क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे टंगस्टन प्लस मैग्नीज। टंगस्टन और जो मैग्नीज है, इसकी भस्म जो होती है, इसकी भस्मों का ये बुल्फ्राम क्या है? रासायनिक स्वरूप होता है, रासायनिक सम्मिलित स्वरूप होता है। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि बुल्फ्राम के तौर पर इसको जानते हैं। और बुल्फ्राम क्या है? टंगस्टन और मैग्नीज का जो भस्म है, जो चूर्ण होता है, उसका रासायनिक सम्मिलित रूप होता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि टंगस्टन जो होता है दोस्तों, इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, ये ध्यान रखेंगे। कभी एग्जाम में पूछ ले, अलग अलग धातुओं के आपको नाम दे दे, उच्च गलनांक वाली धातु बताना हो तो ध्यान रखेंगे टंगस्टन जो है उच्च गलनांक वाली धातु है, ठीक है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था अगर हम बोले दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि आप इस टंगस्टन को जब बहुत ज्यादा गर्म कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद ये अपनी जो मूल ताकत है उसको टंगस्टन जो है वो बिल्कुल खोता नहीं है, इसकी मूल ताकत बनी रहती है। इस वजह से जब हम बल्ब के फिलामेंट बनाते हैं, तंतु जो होते हैं बल्ब के, वो बनाने में हम किसका यूज करते हैं? टंगस्टन का यूज करते हैं। तो टंगस्टन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है और जब आप इसको गर्म कर देते हैं तो ये अपनी ताकत खोता नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो अन्य धातुओं से ये बहुत अलग होता है और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में ये होशंगाबाद क्षेत्र में, नर्मदापुरम क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों तो ध्यान रखिए, जब हम खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो चौथा स्थान आता है। मध्य प्रदेश इस दृष्टि से देश में चौथा स्थान है। अगर हम छत्तीसगढ़ के अलग होने के पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति और बेहतर थी, परंतु वर्तमान में हम चौथे स्थान पर हैं। पहले की बात करें दोस्तों तो झारखंड अपने छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड में देखा होगा। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। रूर प्रदेश का मतलब है कि खनिज संपन्न प्रदेश कहलाता है। इस दृष्टि से हम देखें तो झारखंड इस दृष्टि से बहुत आगे है। इसके अलावा हम उड़ीसा का नाम भी देखते हैं, छत्तीसगढ़ का नाम भी देखते हैं। ये वो राज्य हैं जो कहीं ना कहीं अग्रणी है खनिज उत्पादन की दृष्टि से, देश में इनका इंपॉर्टेंट है। लेकिन मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है और प्रथम आ जाए तो झारखंड का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में संसद में जब बहस चल रही थी इसको लेकर, तो झारखंड के एक सांसद थे, उन्होंने लोकसभा में अपने जवाब में भी इसकी बात की थी। क्या? झारखंड को लेकर कि उसका अग्रणी खनिज क्षेत्र में आपका योगदान देखने को मिलता है, ठीक है। और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, जो कि कई जनजातियों का निवास स्थान भी है। यहाँ पर संथाल, मुंडा हो, उराव जैसी जनजातियां जो है वो झारखंड में देखने को मिलती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का इस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। दोस्तों याद रखेंगे, हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। अगर हम भारत के सभी राज्यों, सभी स्थानों की बात करें तो मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आपको हीरे का उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है। और जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे हिनौता की खदानें प्लस मंझगवा की जो खदानें हैं, ये खदानें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हीरा उत्पादन की दृष्टि से।
अभी हाल ही में हम देखें 2 साल पहले छतरपुर का जो इलाका है, यहाँ पर आपको बक्सवाहा की खदानें मिली हैं। बक्सवाहा जो है यहाँ पर बंदरपूंछ की खदान है, जहां पर हीरे के भरे भंडार होने का पता चला था और यहाँ पर विवाद भी आया था कि इस क्षेत्र में जब हीरे इतने ज्यादा हैं तो यहाँ पर अलग अलग कंपनियों को ये एरिया जो है वो लीज पर दिया जा रहा था हीरे को उत्खनन करने के लिए, जिसमें लगभग 2.25 लाख पेड़ काटे जाने थे। और इस पेड़ों के काटने की वजह से पूरे देश में एक अलग प्रकार की मुहिम सी चल गई थी कि इसका विरोध किया जा रहा था कि आप हीरे के उत्पादन करने के लिए इतने बड़े जंगल को काटने वाले हैं। ठीक है, जब हम हीरे की बात करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे ये सर्वाधिक कठोर धातु के तौर पर होता है और ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। याद रखेंगे जब हम हीरे की बात करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे ये क्या है, कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। अब कार्बन का शुद्धतम रूप का मतलब यह है कि जब आप इसको जला देंगे, इसको बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो इसकी राख तक नहीं बचेगी, इतना ज्यादा इसमें कार्बन की व्यवस्था पे देखते हैं। और याद रखिएगा कि जो हीरा होता है दोस्तों, एक भी इसमें इसका कारण ये होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये ऊष्मा का और प्लस विद्युत का, जब हम ऊष्मा के और विद्युत के बारे में बात करेंगे तो ये इसका कुचालन करता है। ठीक है, तो हीरा इसका कुचालन होता है। विशेष तौर पर हीरा काटने के लिए, कांच को काटने के लिए आप हीरे का प्रयोग करते हैं। सबसे कठोरतम तौर पर हीरा आपको मौजूद होता है और कार्बन का शुद्ध रूप भी होता है हीरा, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जहां पर आपको कोयला ज्यादा मिलता है उन क्षेत्रों में हीरे के आपको ज्यादा साक्ष्य भी मिल जाते हैं, है ना। तो हीरा जो है वो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में। अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो रशिया जो है वो सबसे ज्यादा इसको विश्व में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करता है। भंडार की दृष्टि से दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो है महाद्वीप, वो इसमें अग्रणी होता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो सूरत, गुजरात का जो सूरत वो एक ऐसा शहर है जहां पर हीरे को तराशने का काम बहुत बड़े लेवल पर होता है और ये कहा जाता है कि दुनिया का शायद ही कोई हीरा होगा ऐसा जो सूरत ना आता। कहीं पर भी हीरा निकलेगा तो सूरत वो जरूर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मलाजखंड तांबा खदानें कहाँ स्थित है दोस्तों। मलाजखंड की तांबा खदानें जो है वो बालाघाट में है। बालाघाट मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित एक राज्य जिला है और बालाघाट में ही तांबे की बहुत बड़ी ज्यादा खदानें हैं। तांबा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। राजस्थान का नाम भी यहाँ पर आता है और तांबा जो है दोस्तों एक नम्य धातु के तौर पर जाना जाता है, जिससे आप बिजली के तार आदि चीजें बनाने का काम करते हैं। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में मलाजखंड तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की हैं। ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में विंध्य कल्प की कोयले की खदानें हैं। विंध्य कल्प की प्राचीनतम चट्टानें जो हैं यहीं पर आपको मध्य प्रदेश में कोयले के साक्ष्य मिलते हैं। कोयला एक प्रकार की कार्बन की अवस्था है दोस्तों, और याद रखेंगे कि जब किसी वजह से धरती धंस जाती है, उसके वनस्पति दब जाती है, तो वनस्पति के उच्च ताप के कारण वो कोयले में बदल जाती है। एक कठोरतम रूप में कोयला आपको जमीन से उत्पन्न करने में मिलता है। एक जीवाश्म ईंधन है कोयला, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि कोयला जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर इसके प्रकार डिसाइड किए जाते हैं। और कोयला जो होता है दोस्तों कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का कोयला हमें देखने को मिलता है। एक मिलता है दोस्तों एंथ्रेसाइट, दूसरा मिलता है आपको बिटुमिनस, तीसरा मिलता है आपको लिग्नाइट, चौथा मिलता है आपको पीट कोयला। दोस्तों इसमें हर एक कोयले में कार्बन की परसेंटेज डिसाइड होती है। यहां हम बात करें दोस्तों तो 90% से ज्यादा कार्बन होता है। इसमें हम जाएं तो दोस्तों 60 से 80% तक चले जाइए, इसमें 40 से लेके 60% तक चले जाइए। यहां पर जाएंगे तो 40% से कम होता है। जनरल पीट जो होता है ये कोयला निर्माण की अवस्था में होता है, ये पूरी तरीके से कोयला नहीं बना होता है। ये पीट कोयले में आपको कोयले के अंश मिलते हैं। ठीक है, सॉरी पीट कोयले में आपको लकड़ी के अंश मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो पीट कोयला सबसे निम्नतम क्वालिटी का होता है, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है। भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में एंथ्रेसाइट कोयला तमिलनाडु क्षेत्र में मिलता है, लेकिन जबलपुर में बात करें तो मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। दूसरे नंबर की क्वालिटी का जो कोयला है वो भारत में सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए हम एंथ्रेसाइट कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब भी हमारी कोयले संबंधी आवश्यकताओं को देखते हैं तो हमारे बिटुमिनस कोयले को एंथ्रेसाइट कोयले के साथ मिलाकर यूज किया जाता है। भारत में कोयले का सबसे ज्यादा प्रयोग दोस्तों ताप विद्युत उत्पादन करने में आप करते हैं। ताप विद्युत गृह जो होते हैं उसमें कोयले के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने का काम किया जाता है। और ये भी याद रखेंगे कि भारत के लगभग 55 to 60% एनर्जी जो है वो ताप विद्युत ग्रहों पर ही निर्भर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कोयले की बात हुई। याद रखें
रखें कि भारत जो है वो चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे और भारत तीसरे नंबर पर है कोयले के प्रोडक्शन में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है? दोस्तों याद रखेंगे बालाघाट। बालाघाट दोस्तों मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से अव्वल है और इस वजह से मध्य प्रदेश भी मैग्नीज के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य आता है, ध्यान रखेंगे। तो बालाघाट जो है यहीं पर आपको तांबा भी मिलेगा और बालाघाट में ही आपको मैग्नीज की खदानें भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? दोस्तों याद रखिएगा, लौह अयस्क का जो पूरा बेल्ट है दोस्तों, झारखंड जाते हैं आप, झारखंड पश्चिम बंगाल से नीचे जब आते हैं तो कर्नाटक तक का ये जो बेल्ट है, इस बीच में आपको लोह अयस्क मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा दृष्टि से हम देखें दोस्तों तो उड़ीसा इसमें बहुत आगे है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का इसमें से कोई नहीं उत्तर आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का लगभग 6वां स्थान है किसके उत्पादन में? लौह अयस्क के उत्पादन में। और मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंटली हम देखें तो जबलपुर, मंडला और बालाघाट का जो क्षेत्र है, यहां पर आपको लोहा उत्पादन की चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो लोह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान है, जबकि उड़ीसा की बात करें तो वो अग्रणी क्षेत्रों में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के तौर पर जाना जाता है? तो याद रखेंगे, आप किसी भी उद्योग में जाएं तो उस उद्योग का आधार होता है कोयला। अगर आपको लोह अयस्क में जाना हो तो उसके गर्म करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए आप कोयले का प्रयोग करते हैं। मैग्नीज में जाएंगे, तांबे में जाएंगे, हर एक उद्योग में आपको किस चीज का यूज पड़ेगा? कोयले का यूज पड़ेगा। और मैंने कोयले के बारे में भी डिस्कस किया था कि कोयला क्या स्थिति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश का वह कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रदेश में सोहागपुर का जो कोयला क्षेत्र है, ये कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ आपको एशिया की दूसरी मोटी कोयले की परत देखने को मिलती है। याद रखिए, लगभग 135 मीटर मोटी कोयले की परत जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा, सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो है वो भारत का, प्रदेश का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि भारत सहित मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला, दूसरे प्रकार का सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो हमें भारत में मिलता है। मध्य प्रदेश में टिन कहां पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में टिन बैतूल में मिलता है। टिन जो है दोस्तों ये प्राचीन काल से यूज होता है। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता का जो दौर था, ठीक है, इस समय तांबा भी प्रचलित था बहुत ज्यादा और टिन भी बहुत ज्यादा प्रचलित था। दोनों को मिलाकर यहाँ पर कांसा, ब्रोंज जो था वो बनाया जाता था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी आप जानते हैं। और इससे यहाँ बहुत बड़े स्तर पर नर्तकी की जो मूर्तियां थी वो बनाई जाती थी। तांबा भी इस समय यूज किया जाता था दोस्तों। और तांबा तो इनफैक्ट मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहले धातु के तौर पर आप देखते थे। तांबा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग राजस्थान के क्षेत्र से लेते थे, जबकि टिन जो है वो अफगानिस्तान से बुलाया जाता था उस समय तक। तो मध्य प्रदेश में बात करें तो बैतूल में टिन मिलता है। टिन जनरली स्टील की चीजों बनाने में, उनमें पॉलिश करने में, चमकाने में, इस प्रकार की चीजों के लिए यूज किया जाता है ताकि उन पर जंग ना लगे, ठीक है। तो ये टिन जो है यहां से मिलता है। और पहले हम टिन की बात करें दोस्तों तो टिन का प्रयोग अभी से नहीं हो रहा है, ये हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? दोस्तों याद रखेंगे, चीनी मिट्टी को केओलिन के नाम से जानते हैं। मध्य भारत का जो पठार है, विशेष तौर पर ग्वालियर की हम बात करें तो चीनी मिट्टी के उद्योग और चीनी मिट्टी के क्षेत्र से एक अव्वल क्षेत्र माना जाता है। चीनी मिट्टी से विशेष तौर पर बर्तन और अन्य प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? दोस्तों एस्बेस्टस जो होता है वो मुख्य तौर पर देखें तो जो सीमेंट की चादरें और आदि बनाई जाती है उसमें यूज किया जाने वाला तत्व है एस्बेस्टस। और ये मध्य प्रदेश में झाबुआ में मिलता है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आया हुआ है, तो ध्यान रख लेंगे, एस्बेस्टस मध्य प्रदेश में झाबुआ में मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों याद रखेंगे, जबलपुर में भी सीसा होता है, होशंगाबाद में भी सीसा होता है, दतिया में भी सीसा होता है। तो उपरोक्त सभी जो क्षेत्र हैं यहां पर आपको सीसा दिखाई पड़ता है। याद रखेंगे, ये एक प्रकार का रासायनिक तत्व है, ध्यान रखेंगे, रासायनिक तत्व है। वैसे तो इसका रंग आपको काला मिलेगा, लेकिन इसको आप एक स्लेटी धातु के तौर पर जानते हैं। ये धातु एक भारी धातु होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। सीसा जो है
एक धातु है, रंग काला होता है विशेष तौर पर, लेकिन इसको आप एक स्लेटी धातु के तौर पर जानते हैं क्योंकि अंदर से ये स्लेटी कलर का होता है। और एक भारी धातु होता है सीसा, याद रखेंगे। और एक प्रकार से भारी होने के साथ साथ एक मुलायम धातु भी है सीसा, ठीक है। और इसको दोस्तों याद रखिए कि जब पेट्रोल के साथ प्रयोग करते हैं ना तो इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। ये नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि अभी हम एथेनॉल का उपयोग करने पर ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहां पे याद रखें कि इसको टेट्रा एथिल लेड जो है उसका प्रयोग पेट्रोल के साथ किया जाता है। इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है जिससे कि पेट्रोल की जो ज्वलनशीलता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और इस वजह से पेट्रोल जब गाड़ियों में यूज करते हैं तो उसके साथ जो धुआं निकलता है वो बहुत खतरनाक धुआं निकलता है। आपने कई बार देखा होगा पेट्रोल पंप पे लिखा होता है सीसा रहित पेट्रोल। सीसा रहित पेट्रोल का मतलब ही होता है दोस्तों कि वो हानिकारक जो गैसेस ज्यादा निकलती हैं वो आपकी गाड़ी से नहीं मिलती। और कई सारी गाड़ियों में इस प्रकार का पेट्रोल यूज किया जाता था। लेकिन जब इतने ज्यादा लेवल पर प्रदूषण देखने को मिला तो भारत सरकार ने 2011-13 से ही हमारे देश में वैश्विक स्तर पर जब इसका प्रचलन बंद हो गया तो सीसा युक्त पेट्रोल जो बंद कर दिया गया था। तो याद रखेंगे कि सीसा क्या है, एक रासायनिक तत्व है और टेट्रा एथिल लेड जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाता था। ऐसा सीसा था जिससे कि पेट्रोल की ज्वलनशीलता बढ़ जाती थी, लेकिन इसके हानिकारक प्रभावों को देखते हुए पेट्रोल में इसको मिलाने की व्यवस्था बंद कर दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अभ्रक निम्न स्थानों पर मिलता है। दोस्तों याद रखेंगे अभ्रक बालाघाट में भी है, होशंगाबाद में भी और छिंदवाड़ा में भी है। सभी जगह पर अभ्रक मिलेगा। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादक जो है दोस्तों भारत में होता है। और भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश भारत का। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा मिलता है। याद रखेंगे अभ्रक एक परतदार चमकीला खनिज होता है। अभ्रक क्या है, एक परतदार और चमकीला खनिज है, ये ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर दोस्तों ये रबड़ उद्योग में प्रयोग होता है। कहां पर प्रयोग होता है, विशेष तौर पर रबड़ उद्योग में प्रयोग होता है। रंग बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और मशीन जो होती है ना, मशीनों में चिकनाई लाने के लिए भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। तो यह अभ्रक का प्रयोग है। और अभ्रक सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में अभ्रक इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अभ्रक की व्यवस्था रही जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश में सेलखेड़ी कहाँ मिलता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सेलखेड़ी जो है वो लालपुर, धारवाड़ा, कपोड़, उपरोक्त सभी, मतलब इन तीनों जगहों पर आपको ये देखने को मिलता है। इसको दोस्तों जो सेलखेड़ी है ना, इसको आप टाल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाल्क भी इसको कहा जाता है। ये सफेद रंग है, याद रखिए। इसका अगर हम रंग की बात करेंगे, इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग है सफेद रंग है। और एक प्रकार का मृदु पत्थर है। ये मृदु पत्थर का मतलब ये एक बहुत मुलायम पत्थर होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग दोस्तों क्रीम बनाने में, पाउडर बनाने में, है ना, क्रीम पाउडर बनाने में और इस प्रकार की चीजों में इसका यूज होता था। और सेलखेड़ी दोस्तों ये टाल्क जो है ये फेमस रहा कब, सिंधु सभ्यता के समय पे। सिंधु सभ्यता में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मुहर बनाई जाती थी, मुहर, सील। ये जो सील या मुहर बनाई जाती थी ना, ये मुहर सेलखेड़ी की बनी होती थी, सेलखेड़ी की बनी होती थी। सीमेंट उद्योग में इसका यूज किया जाता है। तो सेलखेड़ी की बनी होती थी, ये याद रखेंगे। हर एक की अलग अलग प्रकार की मुहर होती थी। जब व्यापार करते थे तो व्यापार जो है वो इन मुहरों के आधार पर ही होता था, चीजों को पहचाना जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सेलखेड़ी की मुहर का प्रयोग का मतलब है कि हम आज से 5000 साल पहले भी इन सब चीजों से परिचित रहे हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखेंगे 19 जनवरी 1962 को 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। भोपाल में है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश ने अपनी प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की थी। तो याद रखेंगे प्रथम खनिज नीति जो है वो 1995 में लॉन्च की थी। खनिज नीति हमारे देश में जो छोटे बड़े लेवल पर अलग अलग जो खनिज हैं उन खनिजों का उत्खनन करने, व्यवस्थित तरीके से उनका प्रयोग करने आदि मैनेजमेंट के लिए नीति निर्धारण करने वाली एक प्रमुख व्यवस्था है खनिज नीति। हर एक प्रकार से आप खनिज का उपयोग इस खनिज नीति के आधार पर करते हैं, याद रखेंगे। इसके पहले बात करें तो 2002 जो है यहां पर भी आपको एक खनिज नीति देखने को मिलती है। तो 1995 में रही है, दूसरी खनिज नीति 2010 में रही और तीसरी जो है 2010। तो पहले आपको 1995 में देखने को मिलती है,
फिर आपको 2002 में दूसरी देखने को मिलती है और 2010 तक आपको वर्तमान खनिज नीति देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश में जो है वो 3 खनिज नीति आ चुकी हैं अब तक, ठीक है। प्रथम 1995 में, दूसरी 2002 में और तीसरी 2010 के आसपास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से मैग्नीज निर्यात निम्न में से किस देश को नहीं किया जाता? तो दोनों याद रखेंगे, अमेरिका को, ब्रिटेन को, जर्मनी को मध्य प्रदेश से मैग्नीज का निर्यात किया जाता है, लेकिन जापान से मैग्नीज निर्यात नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से लोहा अयस्क का निर्यात निम्न में से किस देश को किया जाता है? तो जर्मनी, जापान, फ्रांस। याद रखेंगे, जर्मनी, जापान, फ्रांस में से अ और ब, जर्मनी को भी किया जाता है और जापान को भी किया जाता है। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन ऐसे क्षेत्र हैं जहां भी हम लोहे का निर्यात करते हैं। कहां से? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से लोहा अयस्क का निर्यात बड़े लेवल पर किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोह अयस्क के निक्षेप कहां मिलते हैं दोस्तों? तो मंडला में, झाबुआ में और जबलपुर, तीनों जगहों पर मध्य प्रदेश में लोह अयस्क के निक्षेप मिलते हैं। मध्य प्रदेश में अग्नि मिट्टी के प्रकार मिलते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे कि अग्नि मिट्टी नरसिंहपुर में भी है, शहडोल में भी है, जबलपुर में भी है और बैतूल में भी मिलती है। तो ये सभी जगह पर आपको अग्नि मिट्टी, फायर क्ले जिसको कहते हैं, वो मिलती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? दोस्तों यूरेनियम जो है वो मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह जो है शहडोल पर ही इसके साक्ष्य मिले हैं। विश्व में सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम दोस्तों एक सर्वाधिक सक्रिय पदार्थ के तौर पर देखते हैं। जब ये अपनी उच्चतम व्यवस्था में आता है तो ये सबसे सक्रिय पदार्थ हो जाता है। इतना सक्रिय हो जाता है कि जब इसको आप वायु के संपर्क में लाते हैं तो ये आग जल जाती है इसमें। तो यूरेनियम जो है दोस्तों एक परमाणु खनिज है। परमाणु ऊर्जा बनाने में, परमाणु एटम बम बनाने, इन सब चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। और याद रखेंगे कि कजाकिस्तान का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। तो तांबा और हीरा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है देश में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो बैतूल है इसको ग्रेफाइट के तौर पर जाना जाता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक शुद्धतम रूप होता है। पेंसिल बनाने आदि चीजों में आप ग्रेफाइट का यूज करते हैं और ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम एक अयस्क है, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का जो अयस्क है विशेष तौर पर बस्तर के खदान क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के विशेष क्षेत्र में आपको ये नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में कोरंडम कहां पाया जाता है दोस्तों? याद रखेंगे कोरंडम जो होता है पिपरा और परकोटा में मिलता है मध्य प्रदेश में। ये इसका उपयोग पेंसिल बनाने में, बैटरी बनाने में, पेंट उद्योग जो होता है कलर, उसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अयस्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे मैग्नीशियम, लोहा दोनों मध्य प्रदेश में मिलते हैं। उपरोक्त दोनों आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों? चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के खनिजों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप आपकी तैयारी को इन प्रश्नों के आधार पर कर सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न आप और भी पढ़िए ताकि एग्जाम में आपके कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना ना रहे। क्लियर? तो चलिए मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।